सारक और लवण के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उसी कड़ी में आगे हम चलते हैं। आज हम पढ़ते हैं जो धात्विक ऑक्साइड हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है। धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, क्षारकीय। कहाँ नेचर होता है, क्षारकीय। ये क्वेश्चन जनरली एग्ज़ाम में, शॉर्ट क्वेश्चन में या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछ लेते हैं। और जो अधात्विक ऑक्साइड हैं उनका नेचर कैसा होगा, अम्लीय। अधात्विक ऑक्साइड इनका नेचर कैसा होगा, अम्लीय नेचर होगा। हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे। एक एग्जाम्पल के साथ हमने समझेंगे। जैसे धातु ले ली हमने, कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, एक धातु है। इसकी रिएक्शन हमने कराई ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। रिएक्शन को हमने संतुलित कर दिया है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये अम्लीय है या क्षारकीय है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको याद रखना है कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये एक धातु का ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड है। और इसका जो नेचर है वो कैसा है, क्षारकीय। कैसा नेचर है, क्षारकीय नेचर का है। और ये जो क्षारकीय जो ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा किससे रिएक्ट करेंगे, किससे अभिक्रिया करेंगे, वो अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। तो ये आपको याद रखना। इसका प्रूफ, इसको प्रूव कैसे किया, इसको साबित कैसे किया कि ये क्षारीय है। तो इसको क्या किया गया, इस जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, इसकी रिएक्शन, इसकी अभिक्रिया जल के साथ कराई गई। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई गई, जल के साथ इसकी अभिक्रिया कराई गई। तो इसने क्या क्या बनाया, CaOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है, क्षारक है। क्या है, क्षारक है। तो इससे ये प्रूफ हो गया, इससे साबित हो गया कि कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या है, क्षारकीय नेचर का है, क्षारकीय प्रवृत्ति का है। तो हमने ये बात साबित कर दी है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय होती है। इसी प्रकार अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2, ये कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यानी कार्बन क्या है, अधातु है। कार्बन क्या है, अधातु है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है। अधात्विक ऑक्साइड है। तो हमने जैसे ही इसकी रिएक्शन करवाई, इसकी अभिक्रिया करवाई जल के साथ, तो ये क्या इन्होंने क्या बनाया, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल। तो ये क्या बना, अम्ल बना। तो इसका मतलब ये CO2 क्या है, अधात्विक ऑक्साइड जो है ये अम्लीय नेचर का है। इसका नेचर कैसा है, अम्लीय प्रकृति है इसकी। तो अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है और धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। ये आपको अच्छी प्रकार से याद रखना ही रखना है। अब क्वेश्चन थोड़ा ये भी पूछ लेते हैं कि जो धात्विक जो ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड हैं, ये किससे अभिक्रिया करेंगे, ये अम्ल से अभिक्रिया करेंगे या क्षारक से अभिक्रिया करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि धात्विक ऑक्साइड जो है इनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय। कैसी होती है, क्षारकीय। और कोई भी क्षारक जो है वो क्षारक से अभिक्रिया नहीं करेगा, वो किससे अभिक्रिया करेगा, अम्ल से अभिक्रिया करेगा। और अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएंगे, लवण और जल बनाने का काम करेंगे। तो ये आपको अच्छी प्रकार से याद में रखना है कि क्षारक प्लस अम्ल, हम पढ़ चुके हैं, अम्ल प्लस क्षारक लवण और जल बनाते हैं। तो उसी प्रकार ये धात्विक ऑक्साइड जो है अम्ल से विक्रिया करते हैं। और इसी कड़ी में जो अधात्विक ऑक्साइड है वो किससे विक्रिया कर जाएंगे, क्षारक से विक्रिया कर जाएंगे, क्षारक से अभिक्रिया कर जाएंगे। तो इसमें दो बातें महत्वपूर्ण थी। पहली बात, धात्विक ऑक्साइड का नेचर कैसा है, क्षारकीय। अधात्विक ऑक्साइड का नेचर कैसा है, अम्लीय। तो ये आपको याद रखना है। विद प्रूफ हमने इसको सबूत के साथ इस प्रकार साबित कर दिया है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है, क्षारकीय है, क्योंकि ये क्षारक बनाता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी है, अम्लीय है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी है,
अम्लीय है। क्यों है अम्लीय? क्योंकि ये जल के साथ अम्ल बनाता है। जो अम्लीय वर्षा होती है ना, अम्लीय वर्षा थोड़ा और डिस्कस करते हैं हम। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा क्या होती है? जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए, क्या पीएच वैल्यू, पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। और ये वर्षा के जल का पीएच मान कम होने का मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें जल के अंदर घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल बनाने का काम करती हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि ये जो गैसें हैं, ये जो ऑक्साइड हैं, ये गैसें किसका उदाहरण हैं? ये गैसें अधात्विक ऑक्साइड का उदाहरण हैं और ये अम्ल बनाती हैं। तो अधात्विक जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय नेचर के होते हैं, अम्लीय प्रकृति होती है। ये बात हम पढ़ चुके हैं और ये एग्जाम्पल भी आपको इस प्रकार याद रख लेने हैं। दूसरी बात आपको याद रखनी है, जो धात्विक ऑक्साइड है वो किससे अभिक्रिया करेंगे? अम्लीय क्षारक से। धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय नेचर के हैं, क्षारकीय प्रकृति है उनकी, तो ये अम्ल से अभिक्रिया करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं क्षारक हमेशा किससे अभिक्रिया करता है? अम्ल से अभिक्रिया करता है और लवण और जल बनाता है। आगे चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों। अगला हमारा टॉपिक है कि अम्लों और क्षारकों में क्या समानताएं हैं। अम्लों एवं अम्ल और जो क्षारक हैं इनमें समानताएं क्या क्या हैं? तो इनमें मेन बात आपको कौन कौन सी याद रखनी है कि अम्ल और क्षारक दोनों के दोनों जलीय विलयन में क्या देते हैं? आयन देते हैं। अम्ल और क्षारक जल में घुल जाते हैं, टूट जाते हैं और क्या देते हैं? आयन देते हैं। अम्ल कैसे आयन देगा? अम्ल तो H पॉजिटिव आयन देता है। और क्षारक कैसे आयन देते हैं? क्षारक OH नेगेटिव आयन देता है। यानी ये समानता हुई इनके अंदर की जलीय विलयन में दोनों के दोनों क्या देते हैं? आयन देते हैं। दूसरी समानता क्या हुई कि दोनों के दोनों विद्युत का चालन करते हैं। जलीय विलयन में विद्युत का चालन। तो ये दो बातें याद रखनी है कि ये दो जलीय विलयन में आयन देते हैं और दूसरी बात ये विद्युत का चालन करते हैं। जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी विद्युत द्वारा प्रवाहित की जाती है तो बल्ब चस जाता है। जैसे एक आपकी बुक के अंदर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, जल में अम्ल का विलयन विद्युत चालन करता है। जैसे ही हमने जल लिया और जल के अंदर क्या डाल दिया? आप जानते हैं कि जो शुद्ध जल है वो विद्युत का चालन नहीं करता है, लेकिन उसमें अगर थोड़ा अम्ल हम डाल देंगे तो उसमें आयन बन जाएंगे। अम्ल डाल दिया इसके अंदर और इस प्रकार सिस्टमेटिक तरीके से एक अरेंजमेंट तैयार की गई। जैसे ही अम्ल डाला तो ये बैटरी से करंट होते हुए बल्ब के अंदर से जाएगा और ये बल्ब चस जाएगा, गलो हो जाएगा, चमक जाएगा, जो किसको साबित करेगा कि ये जो विलयन है ये विद्युत का चालन करता है। ये विलयन विद्युत का चालन करता है। तो अम्लों और क्षारकों में क्या समानता है? दोनों विद्युत का चालन करते हैं, दोनों आयन देते हैं। बस याद ये रखना है कि अम्ल H+ आयन देते हैं और क्षारक OH- आयन देते हैं। ठीक है। उसके बाद दो बातें आपको इसके अंदर और भी याद रखनी है कि जो अम्ल और क्षारक तो विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल विद्युत का चालन करते हैं या नहीं करते हैं? ग्लूकोज और अल्कोहल विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं पेपर के अंदर कि ग्लूकोज और अल्कोहल विद्युत का चालन क्यों नहीं करते हैं? ग्लूकोज और अल्कोहल विद्युत का चालन क्यों नहीं करते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा कि ग्लूकोज और अल्कोहल जल में घुलकर आयन नहीं बनाते हैं और आयन न होने की वजह से, आयन अनुपस्थित होने की वजह से विद्युत का चालन नहीं कर पाएंगे। तो यही इसका उत्तर बिल्कुल आसान कि ग्लूकोज और अल्कोहल आयन नहीं बनाते हैं, जल में घुलकर आयन नहीं बनाते हैं, इसलिए विद्युत का चालन नहीं होता है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे कि दोनों को दोनों जल में घुलकर आयन देते हैं। आयन कैसे देंगे? अब जैसे हमने इसका एग्जांपल हम लेते हैं
चलिए आगे करते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं अभी। एक अम्ल लिया हमने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसको जल में डाला H2O, तो ये डिसोशिएट हो जाएगा। डिसोशिएट होना मतलब ये टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। H3O पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। तो ये H3O पॉजिटिव ये क्या है? ये आयन है, और ये इन आयन को क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन हमने तो पढ़ा था कि जो अम्ल हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो H पॉजिटिव आयन देते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कैसा आयन दिया? हाइड्रोनियम आयन दिया। तो फिर ये विद्यार्थियों आपको याद रखना है कि यही क्या है? H पॉजिटिव आयन है। ये जल के अंदर घुला हुआ है, क्योंकि H2O प्लस H पॉजिटिव, इसी से क्या बनता है? H3O पॉजिटिव बनता है। तो ये जल के अंदर घुला हुआ है, इसलिए इसको हम H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। इनमें कुछ भी अंतर नहीं है H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव में। इन्हें ही हम हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये तो अम्ल का उदाहरण हमने लिया था HCl का। अब लेते हैं सारक का। किसका उदाहरण? सारक का। जैसे हमने सारक ले लिया NaOH, लास्ट में OH है, ये सारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हमने किस में डाला? इसको हमने जल में डाल दिया, H2O जल में डाल दिया। तो इसे क्या बनाएगा? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये कौन सा आयन दिए इन्होंने? OH नेगेटिव आयन दिया है, और यही हमने ऊपर पढ़ा था। इस आयन को क्या बोलते हैं? OH नेगेटिव को हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये बात आपको याद रखनी है, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन कौन देते हैं? सारक, जल में घुलकर। OH नेगेटिव आयन, इन्हीं को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। अभी जो आयन बनते हैं ना, इसलिए इनको दर्शा देते हैं AQ के द्वारा। AQ होता है एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन, ये भी AQ के द्वारा, AQ। और ये क्या लिया जाता है? सॉलिड S। ये इंडिकेट, ये इनकी क्या दिखाएगा? स्थिति को दर्शाएगा कि वो किस अवस्था में पाए जाते हैं। इनकी अवस्था को दर्शाने का काम। अवस्था किस प्रकार दर्शा सकते हैं हम? अवस्था या तो हम S के द्वारा दर्शाते हैं। S क्या होती है? सॉलिड। कि कोई पदार्थ ठोस है तो उसको हम किसके द्वारा दर्शाएंगे? S के द्वारा। यदि पदार्थ कैसा है? तरल लिया गया है तो तरल को हम दिखाएंगे लिक्विड के द्वारा, L से। यदि कोई पदार्थ जल के अंदर घुला हुआ है तो उसे बोलते हैं जलीय विलयन। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। इसे लिखते हैं हम AQ के द्वारा। जो हमने वो भी ऊपर लिखा, ये जल के अंदर घुले हुए हैं, इसलिए हमने इनको किसके द्वारा दर्शा रखा है? AQ के द्वारा। ब्रैकेट में ये छोटा लिखा होता है, ये क्या है? AQ। ये जल के अंदर घुला हुआ है। तो जल के अंदर घुलकर सारक जो हैं OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, और कोई पदार्थ यदि गैसीय है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो गैस को तो हम किससे लिखते हैं? G से लिखते हैं। ठीक है, तो ये चार बातें और आपको याद रख लेनी है। अब एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं हम। अभी हमने देखा कि सारक जल में घुलनशील है और कैसे आयन देता है? OH माइनस आयन देता है। लेकिन ऐसे भी सारक हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील जो सारक होते हैं उन्हें बोलते हैं सार। क्या बोलते हैं? सार। तो सार किसे कहेंगे? जल में घुलनशील सारकों को सार कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, जल में घुलनशील सारकों को क्या बोलते हैं? सार कहते हैं। ये जल में घुलकर आयन देते हैं और विद्युत का चालन भी करते हैं। कुछ सार हो सकता है जो जल में घुलनशील ना भी हों, उन सारकों को हम सार नहीं कहेंगे। सार वही होंगे जो सारक जल में घुलनशील होंगे, उनको क्या बोलेंगे? हम सार बोलेंगे। ये आपको याद रखना है। जो सारे के सारे जो सारक हैं वो सार नहीं हो सकते, लेकिन सारे के सारे सारक हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन, छोटा सा टॉपिक और करते हैं कि जो अम्ल या जो सारक होता है वो तो एक तो होता है बिल्कुल शुद्ध, उसे सांद्रित भी बोल सकते हैं या सांद्र भी बोल सकते हैं,
कि उसका सांदर, सांदर का मतलब वो बिल्कुल शुद्ध है, सांदर अम्ल या सारक। या फिर सांदर की जगह एक वर्ड और याद रखना, तनु, तनु अम्ल या सारक। अब ये सांदर क्या है और ये तनु अम्ल क्या है? काफ़ी जगह पढ़ते हम कि सांदर, सांदरित अम्ल लिया हुआ, काफ़ी जगह पढ़ते हैं हम तनु अम्ल का विलयन लिया गया है। तो ये सांदर और तनु क्या होता है, ये आप कैसे याद रखोगे कि अम्ल सांदर है या तनु है, ये चीज़ें क्या होती हैं? तो आपको बिल्कुल आसानी से याद रख लेना है, जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा, जल की मात्रा कम, जल की मात्रा कम होती है, जल की मात्रा क्या होती है, कम होती है, उस अम्ल को सांदर अम्ल बोलेंगे। और जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है, जल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, जल अधिक हो तब उस अम्ल को तनु अम्ल बोलेंगे। और जल अगर उसके अंदर कम हो तो उस अम्ल को क्या बोलेंगे, सांदर अम्ल बोलेंगे। जिस अम्ल में थोड़ा बहुत ही जल है, अम्ल ज़्यादा होता है और जल कम होता है, उसे सांदर अम्ल बोलते हैं। उसी प्रकार अम्ल की जगह अगर सारक की परिभाषा दें तो कैसे दोगे कि वे सारक जिनमें जल की मात्रा तो कम होती है लेकिन सारक की मात्रा जल से ज़्यादा होती है, उस प्रकार के सारक को सांदर सारक बोलते हैं। इसी प्रकार जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है उसे तनु अम्ल बोलेंगे, जल की मात्रा अधिक हो और अम्ल की मात्रा क्या हो, कम हो। तो ये सांदर और तनु आपको याद रखने हैं। इसमें से क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि अम्ल का तनुकरण कैसे करोगे, अम्ल को तनु कैसे बनाओगे, अम्ल का तनुकरण करते समय किस बात का ध्यान रखना है आपको। तो ये बातें आपको इसके अंदर याद रखनी है कि अम्ल को जल में मिलाना है या जल को अम्ल में मिलाना है। अम्ल का तनुकरण कैसे करेंगे, ये प्रश्न पूछ भी लेते हैं। अम्ल का तनुकरण कैसे करेंगे, अम्ल को जल में डाल, अम्ल का तनुकरण सीधी बात है, अम्ल कैसा लिया गया है, सांदर है, सांदर अम्ल है। अब इसका तनु करेंगे तो इसके अंदर जल की मात्रा बढ़ानी होगी। जल की मात्रा कैसे बढ़ाएंगे, अम्ल को जल में डालेंगे या फिर जल को अम्ल में डालेंगे, कौन सी बात सही है इनमें से? अम्ल को जल में डालना चाहिए या फिर जल को अम्ल में डालना चाहिए? हमने क्या किया, जल को अम्ल में डाल दिया, तो जैसे ही जल को अम्ल में डाला तो पूरे के पूरे अम्ल से क्या बन गए, आयन बन गए। और जो अम्ल लिया हुआ है वो काफ़ी गर्म हो जाएगा, ये जल उड़ जाएगा भाप बनकर। तो इस प्रकार जो प्रयोग कर रहा है वो भी जल सकता है। दूसरी बात, जिस परख नली के अंदर अम्ल लिया हुआ वो भी टूट सकती है। तो इसलिए हमेशा अम्ल को जल में डालना चाहिए। और कैसे डालना चाहिए, बूंद बूंद करके अम्ल को जल में हिलाते हुए डालना चाहिए ताकि इस रिएक्शन को नियंत्रित किया जा सके। क्योंकि ये रिएक्शन का कैसी होती है, ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा ऊष्माक्षेपी होती है, ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। तो ये बात आपको याद रखना। आपकी बुक के अंदर एक साइन भी देते हैं, जैसे कोई भी ये साइन दिया हुआ आपकी बुक के अंदर, ये किस प्रकार का साइन है, सांदर अम्ल तथा सारक वाले बर्तनों में लगे चेतावनी का चिन्ह। ये चेतावनी का चिन्ह होता है कि इसको आपको छूना नहीं है हाथ से, नंगे हाथ से। ये सांदर अम्ल या सांदर सारक इसके अंदर लिया गया है, तो ये बात आपको ही ध्यान रखनी है कि इसको छूना नहीं है। और दूसरी बात, अगर इसका तनुकरण करेंगे तो इसको बूंद बूंद करके हम डालेंगे, बूंद बूंद करके जल के अंदर हम अम्ल या सारक को डालेंगे इसका तनुकरण करते समय, ताकि इस रिएक्शन को, इस अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सके। तो ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, जल में अम्ल या सारक मिलाने पर आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। तो आयन की सांद्रता की इकाई, प्रति इकाई आयतन में कमी होती जाएगी, इससे उसका तनुकरण होता जाएगा और इसे क्या बोलते हैं, तनुकरण कहते हैं। और जो अम्ल और सारक है वो तनुकृत होते हैं, तनुकृत इस प्रकार हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगर आप जल को मिलाओगे अम्ल में तो वो सब कुछ जला देगा और ये अभिक्रिया काफ़ी ज़्यादा ऊष्माक्षेपी होती है। इसलिए अम्ल को हमें जल के अंदर डालना चाहिए, और वो भी कैसे, बूंद बूंद करके।